अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना बीआरएस प्रमुख सीएम केसीआर की अध्यक्षता में आयोजित पार्टी की व्यापक स्तरीय बैठक समाप्त हो गई है। इसी साल दिसंबर तक विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के मद्देनजर बीआरएस ने चुनाव जीतने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर बैठक की। सीएम ने सुझाव दिया है कि पार्टी के सभी नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार कई अच्छे कार्यक्रमों को लागू कर रही है और नेताओं को सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए और पहल करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा है कि वरंगल में जल्द ही एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। प्रमुख नेताओं को पार्टी के सभी स्तरों के नेताओं को शामिल करने की सलाह दी गई। सीएम केसीआर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में भी बताया। गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से प्रत्येक घर के निर्माण के लिए 3 लाख दलित बंधु वितरण और भेड़ के दूसरे चरण सहित सभी सरकारी योजनाओं को व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाया जाए। नेताओं को चुनाव जीतने के उद्देश्य से काम करने की सलाह दी जाती है। वे हर साल टीआरएस के गठन के अवसर पर पार्टी प्लेनरी आयोजित करते हैं। बैठक में खुलासा हुआ है कि सीएम बीआरएस के गठन वाले दिन पार्टी प्लेनरी आयोजित करने की सोच रहे हैं। यह सुझाव दिया गया है कि मार्च और कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए और सभी नेताओं को व्यापक रूप से लोगों के पास जाना चाहिए। सीएम केसीआर ने कहा है कि सभी सर्वे उनके पक्ष में है। उन्होंने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगे। पार्टी की बैठक में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी और जिला परिषद अध्यक्ष ने भाग लिया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को नए सचिवालय भवन डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की प्रतिमा और शहीद स्मारक के अंतिम चरण के काम का निरीक्षण किया, जिसका जल्द ही उद्घाटन होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय से अपने निरीक्षण दौरे की शुरुआत की और चल रहे कार्यों के हर पहलू की विस्तार से जांच की। उन्होंने अंतिम चरण में चल रहे उन्नयन कार्यों, फव्वारों, हरे लॉन और चिनाई के कार्यों का निरीक्षण किया। सचिवालय के मुख्य प्रवेश द्वार और बिहार में स्थापित लकड़ी की नक्काशी का भी मुख्यमंत्री द्वारा निरीक्षण किया गया, जो मुख्यमंत्री के कक्षों और फर्नीचर का निरीक्षण करने के लिए 6ठी मंजिल तक गए। मुख्यमंत्री ने अपने पिछले निरीक्षण के दौरान दीवारों की 4 दीवारों और साज सज्जा के कार्यों के संबंध में विशेष निर्देश दिए थे और कार्यों के निष्पादन पर संतोष व्यक्त किया था। सफेद दीवारों और संगमरमर के फर्श पर सोने की सीमा, जो दीवार के रंगों और चौड़े गलियारों के साथ मेल खाती है, कि मुख्यमंत्री ने सराहना की, जिन्होंने पूरे सचिवालय परिसर से गुजरने के लिए वेंटिलेशन और ताजी हवा के प्रबंधन के लिए अधिकारियों की सराहना की है। मुख्यमंत्री कक्ष में कॉन्फ्रेंस हॉल के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के लिए फर्नीचर व्यवस्था की जा रही है। सुविधाओं की जानकारी लेते हुए मुख्य सचिव के कक्षों, कॉन्फ्रेंस हॉल और अंगतुंगों के लिए प्रतीक्षालय में सुविधाओं का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल, जीएडी प्रोटोकॉल अधिकारी कक्ष और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों व वीआईपी के प्रतीक्षालय का भी निरीक्षण किया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि सभी मंत्रियों के कक्ष एक ही स्थान पर व्यवस्थित हो। उन्होंने सुझाव दिया है कि किसी विशेष विभाग में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर अनुभागों को डिजाइन और व्यवस्थित किया जाना चाहिए। बाद में उन्होंने दक्षिणी छोर से पार्किंग क्षेत्र का दौरा किया और परिसर के अंदर और बाहर सड़क के कार्यों का निरीक्षण किया। सचिवालय के बाद मुख्यमंत्री 125 फीट ऊंची डॉक्टर बीआर अम्बेडकर प्रतिमा तक पहुंचे। उन्होंने प्रथम तल के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद ऑडिटोरियम, वाटर फाउंटेन व भूमि निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मंत्री कोप्पुला ईश्वर और कार्यों को अंजाम देने वाली एजेंसियों से कार्यों की स्थिति के बारे में पूछताछ की। चंद्रशेखर राव ने मंत्री से कहा, काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बाद में शहीद स्मारक का दौरा किया, जहां उन्होंने स्मारक में सभागार, लेजर शो सुविधा, रैंप और पार्किंग सुविधाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उन्हें काम की स्थिति और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कार्य पर संतोष व्यक्त किया। सड़क और भवन मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, समाज कल्याण मंत्री कोप्पुला ईश्वर, विधायक बालका सुमन और ए जीवन रेड्डी, मुख्य सचिव ए शांति कुमारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ थे। हाल के दिनों में एक एकीकृत विपक्ष की ताकत के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक 12 विपक्षी दलों के नेताओं और 29 राज्यों के महिला संगठनों ने बीआरएस एमएलसी के कविता के नेतृत्व में दिल्ली के प्रतिष्ठित जंतर मंतर पर शुक्रवार को संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग करते हुए भारत जागृति के तत्वावधान में एक दिन की भूख हड़ताल की है।
शाम 4 बजे दिन भर की भूख हड़ताल समाप्त करते हुए कविता ने कहा है कि वे आगामी संसद सत्रों में विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संपर्क करेगी। हम विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और संगठनों से बिल के समर्थन में एकत्रित हस्ताक्षर राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे। मैं राष्ट्रपति महोदया से इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध करूंगी। महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करना है। बीआरएस संसदीय दल के नेता के केशव राव और सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव के नारायण ने भूख हड़ताल के समापन पर उन्हें नींबू का रस दिया, जिसका उद्घाटन सुबह सीपीआई एम महासचिव सीताराम याचूरी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए कविता ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा केवल एक व्यक्ति का या एक राज्य से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरे देश से संबंधित है। अगर भारत की आधी आबादी को बाहर रखा जाए तो भारत कैसे विकसित हो सकता है? एक पक्षी एक पंख से कैसे उड़ सकता है? पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान प्रतिनिधित्व की जरूरत है। महिला आरक्षण विधेयक को जल्द पारित करने की जरूरत पर जोर देते हुए बीआरएस एमएलसी ने कहा है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबरी पर लेकर ही दुनिया आगे बढ़ रही है, जो भारत में नहीं हुआ है। अगर भारत को बाकी दुनिया के बराबर विकास करना है तो महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्रों में समान भागीदारी मिलनी चाहिए। यह बिल 27 साल से लंबित है। यह कहते हुए कि संसद में विधेयक पारित होने तक वह लड़ना बंद नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि एक दिन की भूख हड़ताल एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है, जिसे पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। यह विधेयक राष्ट्र के विकास में मदद करेगा। मैं भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से इस विधेयक को संसद में पेश करने का अनुरोध करती हूँ। उन्होंने कहा, जब भाजपा सरकार इस विधेयक को पेश करेगी तो हम सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाएंगे और संसद में आपका समर्थन करने की कोशिश करेंगे। 1996 में देवेगौड़ा जी ने महिलाओं के आंदोलन के बाद इसे पेश किया। उस समय के नेताओं बृंदा करात, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज और अन्य लोगों को मेरा सलाम, जिन्होंने इसे संभव बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया। उसने कहा, महिला आरक्षण बिल 33% आरक्षण का बिल 27 साल से पेंडिंग में है। बहुत सारे महिलाओं ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने महिलाओं के साथ खड़े होके कोशिश उन्होंने किया है कि हिंदुस्तान में एक चर्चा हो और आरक्षण भी मिले। मैं आज उन सारी महिलाओं को सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने भी कोशिश किया है महिला बिल लाने का। 1996 में जब पहले बार देवेगौड़ा जी ने महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया है तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। उससे 10 साल से 15 साल से पहले बहुत सारे हमारे बहनें, उनका जो एजिटेशन था, उनका जो आंदोलन था, उसी के वजह से 1996 में बिल इंट्रोड्यूस करने का वो एक प्रयास हुआ था। और वो आंदोलन में मैं सारे उन महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सैल्यूट करना चाहती हूँ। चाहे वो बृंदा कारत जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो जयंती नटराजन जी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, चाहे ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, पैम राजपूत जी होने दो, इंदु अग्निहोत्री होने दो, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने आंदोलन किया है। उन्हीं के वजह से आज ये चर्चा है। मैं बहुत आज अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूँ कि ऐसे एक मुद्दे को जो हमारी हिंदुस्तान की आधी आबादी को आगे ले जा सकती है, ऐसे मुद्दे को आगे ले जाने का अवसर आज मुझे मिला है। मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ। और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे। ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है। और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है, जहां पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है। तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश करेंगे। आज आप ये मंच पे देख रहे हैं, काफी पॉलिटिकल दलों से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हैं। रेस्पेक्टेड श्री येचूरी जी आए हैं, उन्होंने ये पूरा अनशन का स्टार्ट किया है, इनॉग्रेशन किया है। और हमारे एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन यहाँ पे है, समाजवादी के पूजा शुक्ला जी है, किसान आंदोलन से भी है
और बहुत सारे हमारे बीआरएस के महिला मंत्रीगण हैं, एमपीस हैं, उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। येचूरी नारायण राष्ट्रीय महिला परिषद की पूर्व सदस्य सुभाषिनी अली, आप से संजय सिंह, शिवसेना उद्धव प्रतिनिधि मंडल, अकाली दल से नरेश गुजराल, पीडीपी से अंजुम, जावेद मिर्जा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर शमी फिरदौस सहित 12 राजनीतिक दलों ने नेता, तृणमूल कांग्रेस से सुष्मिता देव, जदयू से केसी त्यागी, रंकपा से डॉक्टर सीमा मलिक, समाजवादी पार्टी से पूजा शुक्ला और रजत से श्याम रजक सहित अन्य ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। हालांकि कांग्रेस ने कविता के निमंत्रण के बावजूद धरने में भाग लेने से परहेज किया, लेकिन पार्टी महासचिव जयराम रमेश और नेता अलका लांबा ने भाजपा से विधायक पर अपना रुख स्पष्ट करने और बजट के आगामी दूसरे भाग में लोकसभा में पेश करने की मांग की। संसद का सत्र 13 मार्च से शुरू हो रहा है। बीआरएस मंत्री सत्यवती राठौड़ और पी सबिता इंद्रा रेड्डी, सांसद के केशव राव, नामा नागेश्वर राव, बी वेंकटेश, नेता जे संतोष कुमार, वदिराजू रविचंद्र के साथ कई महिला विधायक और एमएलसी के साथ साथ निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी धरने में भाग लिया। आंध्र प्रदेश की महिला नेता भी मौजूद थी, जबकि लगभग 600 सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे थे। 6000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया। वो बहस चलती रही राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर मार्शल्स को लागू ले आना पड़ा ताकि वोट हुआ, पारित हुआ। लोकसभा में जाना था, वहां पे अगर पारित होता तो ये कानून बन जाता, लेकिन तब तक चुनाव आ गए, लोकसभा भंग हो गई, तो वहीं के वहीं पर वो बात रह गई। आज जरूरी है इसको इस सत्र में ले आने की। हमारी पूरी मांग है कि अब 13 तारीख परसों से जो शुरू होगी सत्र, उस सत्र में इस बिल को पेश करें, क्योंकि ये मोदी साहब का वादा था। जब वो प्रधानमंत्री पहली बार बने और जब संसद भवन में आए थे, पार्लियामेंट हाउस में, जब उन्होंने वहां पर सीढ़ियों के ऊपर अपना माथा टेक कर कहा ये जनतंत्र की मंदिर है, और उसी समय बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का प्राथमिकता हो महिला आरक्षण को लागू करने का। लेकिन आज 9 साल हो रहे, ये बिल आया नहीं, ना सिर्फ इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ अभी तक। तो हमारी पार्टी की और बीआरएस के साथ, कविता जी के साथ, हम पूरा सहयोग के साथ हम ये कहेंगे कि हमारा दबाव रहेगा इस सत्र के अंदर इस बिल को ले आना और इसको पारित करवाने की, और इसके पास ये हमारा संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि और जैसे मैं कह रहा था, विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आज 14% है हमारे लोकसभा में महिला, 11% है हमारे राज्यसभा में महिला। बहुत संघर्ष के बाद आपने महिला आरक्षण दिया आपके पंचायती संस्थाओं में। अगर वहां पे आरक्षण दिया जा सकता है तो असेंबली और पार्लियामेंट में क्यों नहीं? और जो भी सवाल यहाँ पे है कि महिला आरक्षण के अंदर जो आरक्षण आज है अलग अलग समुदायों के लिए, उस आरक्षण को भी महिला आरक्षण के अंदर शामिल कर रहे हो, ठीक है, इस बात के ऊपर विचार हो सकती है, लेकिन इसके चलते हुए इस कानून को आप रोक नहीं सकते हो। तो हम यही चाहेंगे कि ये कानून इस सदन में ले आए, और उसके लिए हम पूरा हमारा पूरा साथ होगा। और कविता जी को यही आश्वासन हम देना चाहते हैं कि इसके लिए, इसको हासिल करने के लिए जब तक ये कानून पारित नहीं होता, हम आपके साथ मिलकर इसको लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। दिल्ली में बीआरएस एमएलसी कविता की दीक्षा का मुकाबला करने के लिए महिला गोसा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी भरोसा के नाम से दीक्षा ली। इस मौके पर बोलने वाले बंडी संजय ने कविता पर निशाना साधते हुए पलटवार किया। एमएलसी कविता दिल्ली में नहीं, प्रगति भवन के सामने धरना देने का सुझाव दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कविता शराब मामले से बचने के लिए दिल्ली में दीक्षा ले रही है। उन्होंने कहा है कि बीआरएस विधायक राज्य में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम के तौर तरीकों से प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सिलसिलेवार घटनाएं हो रही है। वे राज्य में महिलाओं के 33% आरक्षण चाहते हैं। कविता ने अपने पिता केसीआर से महिलाओं को 33% बीआरएस टिकट नहीं देने पर सवाल उठाने की मांग की है। उन्होंने सीएम केसीआर के घर के सामने काव्य धरना आयोजित करने की इच्छा जताई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करने के योग्य नहीं होने के कारण बीआरएस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने याद दिलाया है कि केंद्र में मोदी के मंत्रिमंडल में 8 महिला मंत्री हैं, जब केसीआर
केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने संसद में 33% आरक्षण की बात क्यों नहीं की? बंडी संजय से पूछा। केसीआर के मंत्रिमंडल में 33% महिला मंत्री क्यों है? उन्होंने इसे अपदस्थ कर दिया। बंडी संजय ने कविता पर शराब के दाम बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को 40,000 करोड़ का राजस्व शराब से आ रहा है। महिला तस्करी में तेलंगाना दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा है कि सरकार को राज्य में महिलाओं पर हो रहे हमलों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने केसीआर पर बच्चों को कीटनाशक देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि कविता की वजह से नारी जगत ऐसी स्थिति में है जहां उसका सिर झुक गया है। बीआरएस नेताओं ने आलोचना की है कि वे महिलाओं के लिए अभिशाप बन गए हैं। अगर केसीआर के शासन में महिला सरपंच की सुरक्षा नहीं होगी तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी? बंडी संजय से पूछा। झांसी ने लक्ष्मीबाई और रानी रुद्रमा देवी की कविता के स्वयं की कल्पना करने के उदाहरण पर व्यंग किया है। बीआरएस को महिला आरक्षण पर बात करने का अधिकार नहीं है। बंडी संजय ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री केसीआर की अक्षमता के कारण तेलंगाना में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। भाजपा सांसद लक्ष्मण ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की आय का जरिया बन गया है। शराब घोटाले में बीआरएस, वाईसीपी और आप के नेता एकजुट हो गए हैं, इसीलिए इनका भ्रष्टाचार दिल्ली से पंजाब तक चल गया है। और इस मौके पर मंत्री केटीआर पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पूछा है कि क्या वे सरकार की विफलताओं को उजागर करने वाले मीडिया संगठनों पर हमला करेंगे? मंत्री केटीआर के मन में न्यायपालिका के लिए कोई सम्मान नहीं है। भाजपा सांसद लक्ष्मण ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की आय का जरिया बन गया है। शराब घोटाले में बीआरएस, वाईसीपी और आप के नेता एकजुट हो गए हैं, इसीलिए इनका भ्रष्टाचार दिल्ली से पंजाब तक चल गया है। और इस मौके पर मंत्री केटीआर पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पूछा है कि क्या वे सरकार की विफलताओं को उजागर करने वाले मीडिया संगठनों पर हमला करेंगे? मंत्री केटीआर के मन में न्यायपालिका के लिए कोई सम्मान नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरोड़ा ने कहा है कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले सभी लोग आज कविता के पक्ष में हैं। हाल ही में उन्होंने मीडिया से कहा, चोरी छुप नहीं सकती, कभी तो सामने आएगी। उन्होंने आलोचना की है कि वे भ्रष्टाचार से डरते हैं। उसने टिप्पणी की है कि शराब का मामला बहुत छोटा था, कई बड़े घोटाले हुए हैं। अगर कविता गलत नहीं है तो उन्हें जांच से नहीं डरना चाहिए। उन्हें बता दें कि जांच में कोई गलती नहीं है, जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। तेलंगाना की आपकी बेटी कविता ही केवल महिला नहीं है जो पूरी सुरक्षा में रहती है, बल्कि आपकी पार्टी की महिला जनप्रतिनिधि भी महिला है और वे भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने पूछा है कि सीएम केसीआर राज्यपाल को कितना सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में एक महिला का समर्थन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा है कि राज्य के चारों ओर बेल्ट की दुकानें होती है, केसीआर महिलाओं की खाल उधेड़ रहे हैं। उन्होंने केसीआर से पूछा कि क्या आपको अपनी पेंशन के लिए पतियों को इकट्ठा करना चाहिए? केसीआर कहते हैं कि मोदी ने चाय बेची, अच्छा है, केवल चाय बेची आपके जैसा। उन्होंने चोरी के पासपोर्ट से दुबई नहीं गए। कविता कहती है कि उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर चलाया, यह गलत नहीं है, लेकिन उन्हें हजारों करोड़ों कैसे मिले यह तो बताएं। उन्होंने कहा, कांग्रेस शराब घोटाले की बात नहीं कर रही है, कांग्रेस नेता धरने पर जाने के बजाय नाटक कर रहे हैं। मालूम होता है कि बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंतला कविता ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली में भूख हड़ताल की है। वाईएसआरटीपी की अध्यक्ष शर्मिला ने इसका जवाब दिया। कविता को पहले प्रगति भवन के सामने लड़ने की सलाह दी गई है। शराब घोटाले से बचने के लिए कविता ने यह नाटक शुरू किया है। केसीआर ने 2014 के चुनाव में कितनी महिलाओं को राजनीतिक अवसर दिया है? 119 पदों में से 6 पद महिलाओं को दिए गए हैं। 2018 में कितने लोगों को मौका दिया गया है? तेलंगाना में महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? उन्होंने गुस्सा जताया है कि जब बीआरएस नेताओं ने राज्यपाल तमिलिसाई पर अनुचित टिप्पणी की तो कविता ने जवाब क्यों नहीं दिया? शर्मिला ने कहा है कि यह हास्यास्पद है कि इस तरह की कविता दिल्ली में महिला आरक्षण के लिए शुरू हो रही है। तेलंगाना में कम से कम 4 से 5% महिला आरक्षण नहीं है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि आप दिल्ली में लड़ रहे हैं तो क्या आप मानते हैं कि आप ईमानदार हैं? उन्होंने इसे अपदस्थ कर दिया। शर्मिला ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले में गिरफ्तारी होने वाली थी और अब आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। शर्मिला ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले में गिरफ्तारी होने वाली थी और अब आरक्षण का मुद्दा उठा दिया।
भाकपा के राज्य सचिव कुम्मनेनी सांबशिव राव ने कहा है कि भाजपा यह सुनिश्चित करने की साजिश कर रही है कि देश में कोई विपक्ष नहीं है। सीबीआई और ईडी उन लोगों को परेशान कर रही है जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मोदी के दुष्ट शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सभी से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने हैदराबाद में सीपीआई राज्य सम्मेलन में ये टिप्पणियां की है। भाकपा के राज्य सचिव कुम्मनेनी सांबशिव राव ने कहा है कि भाजपा यह सुनिश्चित करने की साजिश कर रही है कि देश में कोई विपक्ष नहीं है। सीबीआई और ईडी उन लोगों को परेशान कर रही है जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मोदी के दुष्ट शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सभी से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने हैदराबाद में सीपीआई राज्य सम्मेलन में ये टिप्पणियां की है। भाकपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य चांडा वेंकट रेड्डी ने आरोप लगाया है कि मोदी के शासन में भाजपा सरकार दामों में बेतहाशा वृद्धि नहीं करेगी। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि सवाल उठाने वाले स्वरों, अल्पसंख्यकों और दलितों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि कर्ज न चुकाने पर आम किसान और आम लोगों के घर क्यों कुर्बान करवा दिए जाते हैं और एनपीए के नाम पर लिए गए कर्ज के बदले बड़े बाबू उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं करवा देते। भाकपा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य चांडा वेंकट रेड्डी ने आरोप लगाया है कि मोदी के शासन में भाजपा सरकार दामों में बेतहाशा वृद्धि नहीं करेगी। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि सवाल उठाने वाले स्वरों, अल्पसंख्यकों और दलितों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि कर्ज न चुकाने पर आम किसान और आम लोगों के घर क्यों कुर्बान करवा दिए जाते हैं और एनपीए के नाम पर लिए गए कर्ज के बदले बड़े बाबू उनकी संपत्ति कुर्क क्यों नहीं करवा देते। कांग्रेस विधायक जग्गा रेड्डी का सीएम केसीआर को पत्र जारी है। वीओए कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक और पत्र लिखा गया है। उन्होंने याद दिलाया है कि वीओए ने तेलंगाना आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीओए महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करने में मदद करने के लिए द्वारका संघों के माध्यम से पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक जग्गा रेड्डी का सीएम केसीआर को पत्र जारी है। वीओए कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक और पत्र लिखा गया है। उन्होंने याद दिलाया है कि वीओए ने तेलंगाना आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीओए महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करने में मदद करने के लिए द्वारका संघों के माध्यम से पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे हैं। सांसद अविनाश रेड्डी ने कहा है कि वे एंकर विवेक हत्याकांड में पूर्व में 2 बार सीबीआई जांच में शामिल हुए थे, इसीलिए उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत में क्या हुआ, क्योंकि वह अभी भी सीबीआई कार्यालय में थी। साथ ही उनका कहना है कि गूगल निकालेगा, टीडीपी निकालेगा तो बेहतर होगा। इस जांच में अहम बिंदुओं को छोड़कर कई मूर्खतापूर्ण बातें सामने आई है। सांसद अविनाश रेड्डी ने कहा है कि वे एंकर विवेक हत्याकांड में पूर्व में 2 बार सीबीआई जांच में शामिल हुए थे, इसीलिए उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत में क्या हुआ, क्योंकि वह अभी भी सीबीआई कार्यालय में थी। साथ ही उनका कहना है कि गूगल निकालेगा, टीडीपी निकालेगा तो बेहतर होगा। इस जांच में अहम बिंदुओं को छोड़कर कई मूर्खतापूर्ण बातें सामने आई है। साइबर फ्रॉड को लेकर पुलिस कितनी भी जागरूक क्यों ना हो, कुछ लोग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल निर्दोष लोगों को डराने और उनके खातों से नकदी लूटने के लिए कर रहे हैं। इस साल के पहले 2 महीने में साइबर में 388 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने बताया है कि अकेले साइबर में ही अब तक 388 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। निवेश के नाम पर 181 धोखाधड़ी दर्ज की गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ज्यादातर पीड़ित निजी कर्मचारी और आईटी पेशेवर है। पिछले 2 माह में 167 निजी कर्मचारी, 48 आईटी, 28 व्यवसायी, 24 गृहिणी, 21 छात्र, 13 सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, 7 बेरोजगार, 50 कर्मचारी व चिकित्सक शामिल है। मादापुर और कुकड़पल्ली इलाके ज्यादातर साइबर ट्रैक में आ रहे हैं। साइबराबाद साइबर क्राइम के डीसीपी रीतिराज ने कहा है कि साइबर अपराधी फर्जी वेबसाइटों और एप्स के जरिए मासूम लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। एक आदमी जो जलसा का आदी है और आसान पैसों के लिए कार चुराता है, उसकी मदद करने वाली उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला है कि आरोपियों की 18 कारों को किराए पर लिए गए और बेचा गया है। विकाराबाद जिले
रामाया गुड़ा के मनीराज और उनकी मां प्रेमलता पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद में विभिन्न यात्राओं से कार किराए पर ले रहे थे और उन्हें बुलीवेंदुलुई में शंकर रेड्डी नाम के एक व्यक्ति को मासिक किराए पर बेच रहे थे। जनवरी के महीने में जीडीमेटला थाना क्षेत्र में एक कार किराए पर लेकर वापस नहीं लौटाने पर कार के मालिक ने जीडीमेटला पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने सीसी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रमंतापुर इलाके के दोपहिया वाहन पर सवार संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब संदिग्ध से पूछताछ की गई तो उसने बताया है कि संगारेड्डी थाना क्षेत्र में 9, जगतगिरी गुट्टा क्षेत्र में 8, जीडीमेटला क्षेत्र में 1, पुलीवेंदुलु में कुल 18 कार किराए पर लेकर बेची जाती थी। आरोपी की मां प्रेमलता को भी गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया गया है। हैदराबाद में एक और हवाला रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। सुल्तान बाजार पुलिस ने दोपहिया वाहन में हवाला के रास्ते नकदी ले जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 40 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। बंजारा हिल्स निवासी नंद कुमार जुबली हिल्स में एचएस फर्नीचर शॉप चलाते हैं। गुरुवार की रात वहां एक्टिवा दोपहिया वाहन में 40 लाख लेकर जा रहा था। एमएलसी को चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण रूप बाजार में वाहनों की जांच के दौरान सुल्तान बाजार पुलिस ने पकड़ा था। चूंकि नकदी के संबंध में कोई सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस ने राशि को जब्त कर लिया और नामपल्ली अदालत में पेश किया है।